नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश, जहां हम भारत देश के अलग अलग प्रदेशों से दूर दराज की जो खबरें होती हैं, अहम खबरें जो होती हैं, वो लेकर आपके पास आते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या में जिस जगह राम मंदिर बनना है उसके नीचे 200 फीट तक बालू मिल रहा है और गर्भगृह से थोड़ी दूर जमीन के नीचे सरयू का प्रवाह मिला है। इसकी वजह से मंदिर की नींव भरने का काम फिलहाल रुक गया है और अब देश के 4 IIT समेत नामी रिसर्च संस्थानों ने सलाह भी दी है और सलाह इनसे ली जा रही है। इन संस्थानों से पूछा गया है कि बालू और पानी वाली जमीन में 1000 साल तक चलने वाली मजबूत नींव कैसे डाली जाए। एक रिपोर्ट। ये एक मेकशिफ्ट टेंपल बनाया गया है। गर्भगृह जहां था वहां से वो मूर्ति हटा दी गई है। इसलिए हटा दी गई है क्योंकि उस जगह से मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू होना है। एक खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है। जहां रामलला की मूर्तियां रखी हुई थी उस जगह को मंदिर निर्माण के लिए समतल कर दिया गया है। वहां मंदिर की नींव डालने के लिए 200 फीट गहराई तक मिट्टी की जांच हुई तो पता चला कि 200 फीट तक जमीन के नीचे भुरभुरी बालू है और मंदिर के गर्भगृह वाली जगह के पश्चिम में कुछ ही दूरी पे जमीन के नीचे सरयू का प्रवाह भी। किसी को कल्पना नहीं थी कि भगवान का जहां गर्भगृह बनना है उसके नीचे जमीन खोखली है, ठोस है ही नहीं। सरयू यूं तो जमीन पे बहती हुई दूसरी जगह नजर आती है, लेकिन उसकी धारा जमीन के नीचे वहां तक आ रही है जिसके पास मंदिर का गर्भगृह बनना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पे भी इसका जिक्र है कि गर्भगृह के करीब पश्चिम में सरयू का प्रवाह है। 100 फुट के नीचे ये लोग इंजीनियर चाहते थे कि 100 फुट के नीचे से नहीं उठाया जाए, लेकिन 100 फुट के नीचे में बालू और ये पानी मिला, जिसे कहा जा सकता है कि वो प्राचीन जो सरयू की धारा थी वो धारा का वो जल वहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि उस पर नींव उठाई जाए तो नीचे धंसने का ये संभावना है। राम मंदिर की नई डिजाइन के मुताबिक अब मंदिर पहले से काफी बड़ा बनेगा। अब मंदिर 3 मंजिल का होगा। हर मंजिल 20 फीट की होगी। जमीन से 16.5 फीट पे फर्श होगा। लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 335 फीट और शिखर 161 फीट का होगा। लाल पत्थरों से बनने वाले 3 मंजिल के इस मंदिर का जमीन पे काफी भार होगा। मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि यह मंदिर भूकंप को झेल सके और 1000 साल तक चले। इसलिए अब देश के 7 नामी रिसर्च संस्थानों को यह काम दिया गया है कि ऐसी जमीन पे यह मंदिर कैसे बने, इसकी स्टडी करें। इनमें IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के इंजीनियर्स शामिल हैं। सुविचारितम सुनिश्चितम, इसलिए अच्छी प्रकार से विचार करके जो निश्चित किया जाता है वह कभी भी वह गलत नहीं हो पाता है। इसीलिए पूर्णतया सोच विचार के इस पर इंजीनियरों की राय चल रही है। अयोध्या मंदिर के इंतजार में है। इस नई अड़चन से लोगों में चिंताएं तो हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इंजीनियर जल्द ही इसका कोई हल निकाल लेंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से। छतरपुर जिले के माथगुआ गांव में 35 वर्षीय एक किसान मुनेन्द्र राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। 5 पन्ने के सुसाइड नोट में किसान ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है कि 87,000 के बकाये के चलते बिजली की डिस्कॉम कंपनी ने उसकी आटा चक्की और बाइक जब्त कर ली। किसान ने परिवार वालों से मौत के बाद सरकार को उसका शरीर सौंपने की अपील की है ताकि अंग बेचकर सरकार उसका बकाया वसूल कर ले। और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच धान को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य में 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक धान खरीदा जाना है। पहले धान के बोरे को लेकर और अब FCI से चावल लेने की इजाजत नहीं मिलने के बाद तल्खी और बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खत लिखा, फिर फोन पर बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ में इस साल 21,52,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है।
धमतरी जिले में भी 89 धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है, लेकिन कई किसान परेशान हैं। फसल कटने के 2 महीने बाद भी धान बिका नहीं है। कई किसानों के पास धान को रखने के लिए घर में जगह नहीं है। खुले आसमान के नीचे धान रखा है, धान बिका नहीं, सो हाथ खाली हैं। मजदूर, दुकानदार सब पैसों के लिए तगादा कर रहे हैं। 27 तारीख के हवे 27 के कागज ला फेंक देरी से, फिर दूसरा जाके 3 दिन के बाद जाके देखे ना, फिर नाम ले तीनों काटा धर के फिर गए रहे भराए बार, तब ले दे के हो ही नहीं 5-6 बार हो गए जात होते हैं, वहाँ लाइन से लाइन निकलेगा तब कैसे कर गए। हाँ, नुकसान बहुत होता ना गुरु जी। घर में रखे बर जगह नहीं, मुसवा खाते वो फिलफिली तितली जो कीड़ा है वो मन बोतरा करे थे धान टोकन नहीं मिल पाते, बार बार जाते तो लाइन से निकल ही गई बोलते हैं मन 1 एकड़ है मोर छोटे किसान परेशानी हुई तो है, लंबा समय हो गया कर सके। अभी वह बार पैसा कौड़ी नहीं है, हैं अभी जो भी उधारी तेल काटा थे मैंने कर्जा लगा, कर्जा लो तो कर्जा पूरा भी नहीं कटा थे, ऐसे परेशानी कर्जा कट गए और कर्जा में अभी नौकर चाहे या लेबर मतलब देवर पैसा भी नहीं हो। छत्तीसगढ़ में इस साल धान का रकबा 22,68,000 हेक्टेयर से बढ़कर 27,59,385 हेक्टेयर हो गया है। केंद्र सरकार पहले राज्य से 45 लाख टन धान लेती थी, इस बार इसे 60 लाख टन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी धान खरीदी का लक्ष्य 85 से बढ़ाकर 90 लाख टन कर दिया। राज्य सरकार का आरोप है कि FCI की देरी से धान बर्बाद हो सकता है, जिससे 21,52,000 किसानों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में कि FCI में चावल जमा करने की अनुमति दी गई, कोई रेक नहीं मिला है और इसके कारण से यहाँ सोसाइटियों में और उसके बाद राइस मिल में सोसाइटियों में धान जाम होते जा रहा है और राइस मिलों में चावल जाम होते जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, दोष केंद्र को दे रही है। धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है और लगातार बोरे से लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती और इसलिए केवल आरोप लगाते हैं। पिछले समय जो धान की खरीदी की अनुमति चावल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, उसमें 28 लाख मीट्रिक टन जो चावल के 30 सितंबर 2020 तक FCI में जमा करने थे, राज्य सरकार उसमें असफल रही है। एक और समस्या इन बोरियों को लेकर है। सरकार ने चूंकि 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, इसके लिए उसे करीब 5 लाख गठान बारदाने लगेंगे। केंद्र से केवल 1,45,000 गठान बारदाने का भरोसा दिया गया है। अभी तक मिले हैं सिर्फ 1,05,000 गठान। छत्तीसगढ़ धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल केंद्र और राज्य की लड़ाई में किसान पिस रहे हैं। राज्य के अपने आरोप हैं, केंद्र की अपनी दलीलें, लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत ये है कि किसान के हाथ खाली हैं और दलीलों से उसके घर का चूल्हा नहीं जलता। धमतरी से सुभाष और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। भीड़ में सामूहिक बलात्कार की एक पीड़ित महिला अब 3 गांवों के लोगों से अकेले लड़ाई लड़ रही है। गैंगरेप के 4 आरोपियों को सजा दिलाने के बाद अब पीड़िता के गांव समेत पास के 2 और गांवों ने पीड़िता का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पुलिस अब मामले की जांच करने में जुट गई है। भीड़ में ग्राम पंचायत ने रेप पीड़ित के घर के बाहर उसके बहिष्कार का नोटिस चिपका दिया है। 2015 से अपनी लड़ाई लड़ रही इस महिला ने 2020 में 4 आरोपियों को सजा दिलाई, लेकिन अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। 3 गांवों ने उसके बहिष्कार का फैसला किया है। ग्राम पंचायत के लोग धमकी देते हैं कि जब तुमने गांव के लोगों के खिलाफ शिकायत कर उन्हें सजा दी तो गांव में क्यों रहते हो। घर के बाहर नोटिस भी लगाया है, जबकि हमारा यहाँ पर कई सालों से घर है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है और पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा भी हुआ है। गांव वालों के अनुसार महिला झूठा केस करने की धमकी देती है। गांव में हर किसी को रहने का अधिकार है, लेकिन हमने कहा कि अगर बिना वजह किसी पर कार्रवाई हो तो उसका हम विरोध करेंगे। पुलिस को अपने जांच में गांव वालों से भी बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है,
लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को देखकर समझा जा सकता है कि न जाने पिछले 5 साल में उस महिला ने क्या कुछ सहा होगा, उसके चरित्र पर कितने सवाल उठाए गए होंगे। अदालत से मिले न्याय के बाद जरूर उसने सोचा होगा कि अब उसके साथ इंसाफ होगा, लेकिन फिलहाल वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये पूरा मामला अब पुलिस के पास गया हुआ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसे मामलों में कोई कड़ा कदम उठाएगी ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें और परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एक चीन के नागरिक को ऑनलाइन लोन के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऐप्स के जरिए चीनी नागरिक जू वेई लॉम्बो लोन देने का काम करता था। दरअसल कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन लोन देने वाले परेशान करते थे। इस वजह से 3 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने अब तक 3 चीनी नागरिकों समेत 25 लोगों को पकड़ा है। 27 साल के चीनी नागरिक जू वेई लाम्बो जब भारत छोड़कर जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट से उसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाम्बो 4 कंपनियों का मालिक था जो ऑनलाइन लोन एप्स चलाती थीं और जिस पर 21,000 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ 40 लाख लेन देन हुए। इसके अलावा बिटकॉइन में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी हुए। लाम्बो के अलावा कुरनूल से नागराजू को भी गिरफ्तार किया गया जो 7 कॉल सेंटर चलाता था। टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाले एक शख्स समेत 3 लोगों की आत्महत्या हुई। आरोप था कि उन्हें ऑनलाइन लोन देने वाले परेशान कर रहे थे। अब तक तेलंगाना पुलिस ने 3 चीनी नागरिकों समेत 25 लोगों को पकड़ा है। बेसिकली देयर जॉब ऑफ दिस कॉल सेंटर इज टू मेक द थ्रेटनिंग कॉल। कॉल सेंटर में ये लोग उन लोगों को फोन कर परेशान करते थे जिन लोगों ने छोटे मोटे लोन या उधार ले रखे थे। साथ ही ये लोग ग्राहकों की बिना जानकारी के उनके पैसे भी ले लेते थे। ये एप्स इस तरह से तैयार की गई हैं कि फोन में एप्स डालने के साथ ही कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। He is giving them permission to use his contact list. पुलिस का कहना है कि इनका कारोबार ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़े की तर्ज पर है, जिसमें भारतीयों ने करोड़ों रुपए गंवाए थे। इसमें लोगों को कई हथकंडों के जरिए लुभाया जाता है, जैसे 2000 से 10,000 रुपए तक के आसान और तुरंत लोन, जिस पर 35 से 50% ब्याज लगता है। पैसा लौटाने के लिए 1 हफ्ते से पखवाड़े तक का पैसा मिलता है। कंपनियां गैजेट से मिली सूचना के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करती है। करोड़ों का ये घोटाला दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, नागपुर और बेंगलुरु में चल रहा था, जहां से कॉल सेंटर चल रहे थे और कंपनियां रजिस्टर्ड थीं। तुरंत कर्ज देने वाले ऑनलाइन ऐप की बिजनेस बहुत बड़ी हुई कोविड महामारी के दौरान, जब लोगों के पास नौकरियां नहीं थी और पैसे के लिए वो भटक रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने गूगल को लिखा है ये कहते हुए कि 200 ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं जिनको उनको निकालना है। इसके अलावा बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये रहेगी ये पता लगाना कि पैसा कहाँ जा रहा है। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ कर्ज देने के लिए इस्तेमाल हुआ या फिर पैसे का बहाव देश के बाहर और देश के अंदर हवाला रूट से आ रहा है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबर श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जोजिला पास इस सीजन में वहां पर आवाजाही जारी है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन लगातार काम कर रहा है। इससे पहले तक भारी सर्दी और बर्फबारी के कारण ये पास नवंबर में ही बंद हो जाया करता था, लेकिन अब जनवरी में भी ये चालू है।